नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो जो यूपी स्पेशल की सीरीज है उसको आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि 3 जो सेशन हैं उसके ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम इसमें लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ या सॉयल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, 30 MCQs के आसपास हैं, जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि सॉयल से रिलेटेड है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो ये MCQ हैं इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आने पाए कि आपको रटना पड़े या चीज़ों के बारे में सोचना पड़े। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं, सॉयल क्या होती है यानी मृदा क्या होती है। बेसिक डेफिनेशन है, देखिए अनऑर्गेनाइज जो सब्सटेंसेज होते हैं उनका जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम मृदा कहते हैं, या अगर सिंपल हिंदी में हम कहें तो ये कहा जाएगा कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पतियों के योग से बनती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम मृदा कहते हैं। तो मृदा का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है उसको कहते हैं पेडोलॉजी। ये एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, PCS के एग्जाम में आया गया है कि ये पेडोलॉजी क्या होता है या मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सॉयल के बारे में देख रहे हैं। तो जो यूपी की सॉयल है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो उसको कहते हैं पर्वत पादीय मृदा। ठीक है, पर्वत पादीय मृदा। दूसरा जो होगा वो मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। और तीसरा जो पार्ट होगा ये होगा दक्षिण के पठार की मृदा, यानी जो रीजन जिसको हम कहते हैं कि बुंदेलखंडी रीजन होता है वो वहाँ पे। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि पर्वत पादीय मृदा क्या होती है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की मृदा क्या होती है, और जो प्रायद्वीपीय या बुंदेलखंडीय मृदा है उसको क्या क्या, इसमें क्या क्या डिफिनीशन होती हैं, सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम पर्वत पादीय मृदा की बात करें तो इसको अगेन 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो पहला होता है उसको हम कहते हैं भांबर क्षेत्र की मृदा, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं तराई क्षेत्र की मृदा। ऐसे ही मैदानी क्षेत्र की जो मृदा होती है उसको 5 भागों में बांटा गया है, और उसके बाद फिर जो दक्षिण के मैदानी क्षेत्र की मृदा है उसको फिर से 5 प्रकार में बांटा गया है। तो हम सबसे पहला लेते हैं पर्वत पादीय मृदा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक भाबर क्षेत्र की मृदा और दूसरा है तराई क्षेत्र की मृदा। अब भाबर क्षेत्र की मृदा क्या होती है, देखिए यह मृदा हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए भारी निक्षेपों के कारण निर्मित होती है। फलस्वरूप यहाँ की मृदा में कंकड़ पत्थर एवं मोटे बालुओं की अधिकता होती है, और इस क्षेत्र की मृदा काफ़ी छिछली होती है, जिसके कारण यहाँ पानी शीघ्र ही नीचे चला जाता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, यह जो मृदा होती है भाबर क्षेत्र की, यह कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है। यहाँ ज़्यादातर क्या होते हैं, झाड़ियाँ वन पाए जाते हैं, और जो ज़मीन होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, तो आपको भाबर क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं तराई पे कि तराई क्या होता है, तराई रीजन की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है। देखिए भाबर के समानांतर दक्षिण क्षेत्र में नमीयुक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। इस मृदा का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए महीन कणों के निक्षेप से होता है। यह मृदा कैसी होती है, ये समतल होती है, दलदली, नम होती है और उपजाऊ होती है। पहले डिस्कस किया जा चुका है कई बार। तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर क्या होती हैं, फिर से प्रकट होती हैं। यहाँ महीन कणों के कारण इनके निक्षेप मिलते हैं, और इस क्षेत्र में ज़्यादा पानी वाली फसलें पैदा की जा सकती हैं। जैसे कि कौन कौन सी है ज़्यादा पानी वाली फसलें, गन्ना है और धान है, और यहाँ पे अनेक जगह पे जूट की भी खेती होती है। तो ये जो एक डिवीजन था, जो मृदा का पहला टाइप था जिसको हम पर्वत पादीय मृदा कहते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये सारा उसका क्लैरिफिकेशन था। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की मृदा जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। ठीक है, यानी सॉयल ऑफ मिडिल प्लेन, सॉयल ऑफ मिडिल प्लेन इसको कहते हैं। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है पहले ये देखते हैं। देखिए नदियों के अवसाद से जलोढ़ मिट्टी, कांप, कछारी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टियाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो बांगर सॉयल होती है, BANGAR, बांगर सॉयल, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं खादर सॉयल। ठीक है, यानी जो बांगर होता है ये पुरानी काप मिट्टी होती है, ये बिना बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, ये उच्च भूमि होती है, और जो खादर सॉयल होती है ये निम्न या हम ये कहें कि नीची भूमि का क्षेत्र होता है, और यहाँ की जो मृदा होती है ये उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी को बलुई,
बलुई, दोमट, मटियार आदि नामों से भी जाना जाता है इसको। ठीक है। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या एक और नाम से जाना जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको कहते हैं ऊपर हाट मृदा। ऊपर हाट मृदा किसको कहते हैं, तो ये बांगर मृदा को यानी बांगर सॉइल को हम ऊपर हाट मृदा भी कहते हैं। खादर की अपेक्षा ये कम उपजाऊ होती है। आप जानते हैं क्यों होती है, इसमें क्या क्या मतलब किन किन सब्सटेंसेस की कमी होती है। एक तो नाइट्रोजन की कमी होती है बांगर में, उसके बाद फास्फोरस की कमी होती है, और उसके बाद फॉसिल्स की कमी होती है, यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है बांगर मृदा में। खादर मृदा आप जानते हैं अधिक उपजाऊ होती है। ये बलुआ मिट्टी, सिल्ट बलुआ या नूतन कॉप मृदा भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या क्या कमी होती है सब्सटेंसेस की, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस व चूने की कमी होती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, आपकी जियोग्राफी में भी काम आएगा और जो यूपी स्पेशल का पार्ट होगा वहाँ भी काम आएगा। ठीक है। अब इसके बाद इसी में हम देखते हैं लवणी या क्षारीय मृदा, सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। ये जो मध्य का मैदानी क्षेत्र की मृदा उसी का भाग है। तो लवणी या क्षारीय मृदा, लवणी या क्षारीय मृदा क्या होती है, देखिए बांगर मृदा वाले क्षेत्र कम उपजाऊ होने के कारण क्या किया किसानों ने, उसमें अधिक फर्टिलाइजर का यूज करके उसको प्रदूषित बना दिया है। कुछ उर्वरक तो मृदा में घुल जाते हैं और कुछ उर्वरक पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, जिससे एक नई मृदा का निर्माण हुआ। और ऐसी मृदा को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल, यानी लवणीय या क्षारीय मृदा। देखिए लवणीय मृदा में सोडियम वियोजन होता है, यानी इसमें सोडियम घुला होता है। इसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 7 से लेकर 7.5 तक का होता है, जो कि सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल का पीएच होता है। सोडियम वियोजन इसमें 15% से कम होता है। ठीक है। इसके बाद इसी का तीसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं डेजर्ट सॉइल या मरुस्थलीय मृदा। डेजर्ट सॉइल कहाँ होता है, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे कि अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा, यहाँ पाई जाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसमें कमी किस किस चीज़ की होती है, तो इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और फॉसिल्स यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अधिकता किस चीज़ की होती है, तो अधिकता होती है चूने की। और ये जो मिट्टी होती है ये मोटे अनाज के लिए प्रमुख रूप से उत्पादक होती है। इसके बाद एक होती है मड सॉइल, जिसको हम भूण मृदा कहते हैं, भूण मृदा या मड सॉइल। ये नदी के पास वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ का जो अवसाद होता है 10 से 20 फुट ऊंचे टीले के रूप में बन जाते हैं, इसको हम भूण कहते हैं। इसके बाद इसी में नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। तो देखिए ये सब भाग मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा के ही भाग हैं, जो 5 पार्ट में डिवाइड थे। जो जो ब्लैक सॉइल होती है ये रेगुर सॉइल इसको हम कहते हैं, और ये कपासी मिट्टी होती है। यहाँ पे कपास का उत्पादन काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। उत्तर प्रदेश में इसको एक नया नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं करेल। ठीक है। ब्लैक सॉइल को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, करेल कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये आप जानते हैं मैग्मा या लावा से इसका निर्माण हुआ। और जल धारण करने के बाद ये मृदा कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और सूख जाने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये मृदा पाई कहाँ जाती है, तो ये मृदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। ठीक है। तो 2 डिवीजन हमने देखे जो सॉइल के हैं यूपी में। अब हम तीसरा लेते हैं इसका, दक्षिण के पठार की मृदा, यानी सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। ठीक है। देखिए इस क्षेत्र में चट्टानों की अधिकता है। इन्हीं चट्टानों के टूटने एवं भौतिक वियोजन या रासायनिक वियोजन से या फिर जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप इस मृदा का निर्माण हुआ है। किस मृदा का निर्माण हुआ है, जो साउदर्न प्लेट्यू है उसके मृदा का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र का जो डिवीजन है, कहाँ कहाँ ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो वो है ललितपुर, झांसी, जालौन है, और नीचे का एरिया आप देखेंगे हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन सब, और वाराणसी का भी कुछ हिस्सा आता है। तो ये होता है यहाँ पे। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को क्या कहा जाता है, हमने पहले भी देखा इसको, तो इसको कहा जाता है बुंदेलखंडीय मृदा। तो बुंदेलखंडीय मृदा का मतलब क्या हुआ कि जो प्रायद्वीपीय भाग से मृदा है उसको हम कहते हैं बुंदेलखंडीय मृदा। इस मृदा को भौतिक एवं रासायनिक आधार पर 5 उपवर्गों में बांटा गया है। आप नाम सुन लीजिए, नाम काफ़ी हैं इसके, ज़्यादा और कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक होता है रेड सॉयल, एक होता है परवा या परेवा सॉयल, उसके बाद होता है माड़ सॉयल या माड़ मृदा ऐसे कहा जाता है। उसके बाद फिर राकर सॉयल या राकड़ मृदा जिसको कहा जाता है। उसके बाद फिर एक होता है मोंटा सॉयल, यानी जिसको भोंटा मतलब कहा जाता है हिंदी में, तो ये भोंटा सॉयल है। तो ये जो है इसके कुछ पार्ट हैं, आप इतना जान लीजिए, इसमें ज़्यादा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी और जो इसके डिटेल डिस्कशन की बात है तो वो आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे कि रेड सॉइल क्या होती है, परिवा क्या होता है, माड़ क्या होता है, राकर क्या होता है और मोन्टा क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। हमें यहाँ पे इतना ही जानना है कि उत्तर प्रदेश में ये सारी मृदा पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसी में छोटा सा एक और डिस्कशन कर लेते हैं सॉइल एरोजन का, क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछे गए हैं। सॉइल एरोजन क्या होता है? देखिए, सॉइल एरोजन का मतलब ये होता है कि वाटर फ्लो या फिर एयर वेलोसिटी अथवा फिर स्नो के पिघलने से मिट्टी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली जाती है। अब वो चाहे हवा के सापेक्ष चली जाए या फिर जल के सापेक्ष चली जाए, तो इसी जो प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं सॉइल एरोजन। मृदा को अपरदन हिंदी में कहते हैं। और इसी का एक नाम और दिया जाता है, मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है? रेंगती मृत्यु के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम है, इसको याद रखिएगा। बेसिकली यूपी में दो टाइप का सॉइल एरोजन होता है। पहला जो सॉइल एरोजन है वो है वाटर एरोजन, और दूसरा जो सॉइल एरोजन है उसको विंड एरोजन, यानी वायु अपरदन और जल अपरदन। ये दो टाइप का एरोजन उत्तर प्रदेश में बेसिकली पाया जाता है। ठीक है। अब अगर हम वाटर एरोजन की बात करें तो यह अपरदन कहाँ पे होता है? मुख्यतः पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्र में होता है। और अगर ये देखा जाए कि वाटर एरोजन से इफेक्टेड सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा है, तो वो हिमालय का तराई रीजन है। किससे? वाटर एरोजन से। मृदा के जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन से कुछ ही क्षेत्र प्रभावित है। जलीय अपरदन के दो मुख्य रूप कौन कौन से हैं? एक तो होता है लेयर इरोजन और एक होता है ट्यूबुलर एरोजन। ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। देखिए, ये सब आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ। ये तो उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में है, तो पूरा डिस्कशन यहाँ पे हो जा रहा है एक साथ साथ। बाकी जियोग्राफी में आपने ये सारी टॉपिक अपने एनसीईआरटी में पढ़े ही पढ़े होंगे। तो वाटर एरोजन के दो पार्ट, एक तो हो गया परत एरोजन, परत अपरदन, और दूसरा हो गया क्या कहते हैं, अवनालिका अपरदन या गली एरोजन। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका वाइंड एरोजन आता है, या विंड एरोजन जिसको हम कहते हैं, वायु अपरदन। तो इससे जो सबसे प्रभावित जिला है वो है मथुरा और आगरा। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आप फॉरेस्ट्री के थ्रू मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा डिस्कशन था मृदा के बारे में, जो बेसिकली मतलब आपको जानना चाहिए इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले। अब हमने यहाँ पे किया क्या क्या, एक बार हम उसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि मृदा की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद फिर देखा कि यूपी की सॉइल जो होती है उसको बेसिकली कितने पार्ट में बांटा गया है। तो वो 3 पार्ट में बांटा गया है: पर्वतपादीय मृदा, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा और दक्षिण के पठार की मृदा। उसके बाद फिर पर्वतपादीय मृदा को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो हो गया भाबर क्षेत्र की मृदा और दूसरा हो गया तराई क्षेत्र की मृदा। उसके बाद फिर जो मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा है उसको अगेन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? एक बांगर है, खादर है, उसके बाद फिर लवणीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है और भूण मृदा है। उसके बाद फिर काली मृदा है, ये उसके पार्ट हो गए। और फिर फाइनली दक्षिण के पठार की मृदा है, उसको भी अगेन हमने 2-3 पार्टों में डिवाइड किया, जो कि नहीं सॉरी, दक्षिण के पठार की जो मृदा है उसको अगेन हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन कौन से हैं? एक तो है लाल मृदा, परवा मृदा, मार मृदा, राकड़ मृदा और भोंटा मृदा। तो ये आप इनके याद रखिएगा, इनका पूरा ओवरऑल डिस्कशन याद रखिएगा और पॉइंट वाइज सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब इसके बाद, और हाँ, एक चीज़ हमने और देखी यहाँ पे कि सॉइल एरोजन क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सॉइल एरोजन जलीय अपर्दन से होता है या विंड अपर क्या कहते हैं, वायु अपर्दन से होता है। इन सारी चीज़ों में कौन से जिले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं और कहाँ पे सबसे लेस अफेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसकी कंसेप्चुअल लेवल पर डिस्कस की। अब हम शुरू करते हैं इसके एमसीक्यू को। देखिए, इतना सब पढ़ने के बाद जितने भी एमसीक्यू आएंगे वो सिंपली हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमने चीज़ों को कवर अप कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्न को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकांशतः मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है? जलोढ़ टाइप की पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो मृदा क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। हमने देखा ना, पर्वतपादी मृदा, मैदानी क्षेत्र की मृदा और फिर दक्षिण की पठारी मृदा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़, पत्थर व मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो तराई क्षेत्र का ऐसा भाग, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा भांवर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होगी?
वो समतल होगी, नम होगी, दलदली होगी। हमने डेफिनेशन देखी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा चौथे का। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की खेती के हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गन्ने की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है वो कौन सी है? वो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेंगुर या कपास मृदा कहा जाता है? तो इसको किस मृदा को कहा जाता है? तो अभी हमने देखा अपने ब्लैक सॉयल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ब्लैक सॉयल, काली मृदा। ये गलत टाइप हुआ है, कली लिखा ना, काली मृदा है, ये ब्लैक सॉयल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में किस मिट्टी को उपहार मिट्टी भी कहा जाता है? तो ये उपरहार मिट्टी है। हमने अभी देखा ना उपरहार मिट्टी किसे कहा जाता है, तो उपरहार मिट्टी जो कहा जाता है वो कहा जाता है बांगर मृदा को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो जो राकड़ मृदा है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? वो पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में से मुख्य रूप से पाई जाती है? तो जो लाल मृदा है वो उत्तर प्रदेश में किस मुख्यतः जिलों में पाई जाती है? लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन था, तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती है लाल मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा अपरदन के कारण प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण हुआ है? तो ये जो है अवनालिका अपरदन, चंबल में सबसे ज़्यादा गली इरोजन होता है, फेमस है। इसके बाद है, खादर एवं बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर एवं जो बांगर है वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है? तो वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? अभी आपने ऊपर कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड क्षेत्र कौन सा है वायु अपरदन से, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मथुरा आगरा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो अवनालिका अपरदन से सबसे प्रभावित जो जिला है वो कौन सा है? वो है इटावा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भांवर, ये भांवर लिखा हुआ, भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में कंकड़ीली और पथरीली टाइप की मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जो पीएच मान होना चाहिए वो होना चाहिए 6 से लेकर 7। यहाँ पे ऑप्शन 5 है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 से 7 तक का होना चाहिए पीएच उसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो जो मरुस्थलीय मृदा है वो पाई जाती है पश्चिमी भाग में, ये गलत लिखा हुआ है, पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा में पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए डिस्कशन इसीलिए शुरू में किया गया कि इन सब जो कॉन्सेप्ट हैं आपको सही से समझ में आए और याद हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का सही उत्तर होगा सी, जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, शकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो जो शकर मृदा है वो उपयुक्त है तिल के उत्पादन के लिए, तिल फसल वहाँ पे अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जल जो धारण करने की सर्वाधिक क्षमता किस मृदा में होती है? तो वो होती है नवीन जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अपरदन होता है वो जलीय अपरदन होता है, तराई क्षेत्र में, वो आपने ऊपर देखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के अपरदन को किसानों की मौत कहा जाता है? तो ये जो किसानों की मौत कहा जाता है किस प्रकार के अपरदन को, तो ये किसको कहा जाता है? ये परत अपरदन को, ठीक है। अभी डिस्कस ही किया हमने परत अपरदन और फिर गली एरोजन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन से हैं? तो वायु अपरदन से सबसे जो प्रभावित जिला है वो कौन सा है? एक तो मथुरा है और आगरा है, दोनों है, बी और सी दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? वन आरोपण के द्वारा रोका जा सकता है, पेड़ लगा के। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी में खारापन क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो यहाँ पे जो क्षारीयता की समस्या का समाधान है वो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना
इससे मिट्टी में खारापन और क्षारीयता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोंटा मोंटा मृदा में किस फसल की खेती होती है? तो जो मोंटा मृदा होती है उसमें मोटे अनाज की खेती होती है, ऊपर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के क्या कारण, ऊसर होने के कौन से कारण हैं? तो जो ऊसर होने का कारण है वो जल निकास का उचित प्रबंधन न होना, लवण युक्त जल से सिंचाई, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब यहाँ 4 कथन में से आपको ये बताना कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, काली मिट्टी के स्थानीय भाषा में उसका नाम क्या होता है? रेगुड़, रेगुड़ मृदा। क्रेब्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? अब लेटराइट मिट्टी के विषय में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो ये सही है, लेटराइट मिट्टी वहीं पे होती है। और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, बल्कि कमी नहीं, ये अधिकता ही पाई जाती है लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की, इसी कारण से इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी केवल एक करेक्ट होगा। यहाँ पे दोनों ही 2 दिए गए हैं, तो एक यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक फैक्ट और है जो कि मैं यहीं पे डिस्कस करूँगा, वो प्रश्न नोट नहीं हो पाया है। देखिए, अगर मिट्टियों की जल धारण क्षमता की बात की जाए, जो कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं, उसमें क्या क्या हैं? एक तो है क्ले, दूसरा है सिल्ट और तीसरा है सैंड। ठीक है। अब इसमें से जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे कम किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षमता होती है वो क्ले में होती है, इसको हिंदी में हम कहते हैं मृत्तिका। और उसके बाद फिर सिल्ट में होती है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गाद। और उसके बाद फिर सैंड में सबसे कम होती है, इसको हम कहते हैं बालू। तो ये आप एक क्रम है, इसको याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी। ठीक है। एक बार पूछा गया है आर ओ की परीक्षा में, शायद 2017 में ही पूछा गया है। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बारे में सारे जो प्रश्न होंगे और सारा जो डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट का, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।